हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम यूपी पीसीआर 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका फुल टेस्ट है जिसमें करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी कवर किया गया है। और इसमें जो करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे लेटेस्ट अपडेटेड 2025 के करंट अफेयर हैं और 30 से 40 क्वेश्चन इसमें सारे जो टेस्ट हैं उसमें आपको करंट अफेयर के टेस्ट क्वेश्चंस मतलब देखने को मिलेंगे। तो यह करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस के साथ साथ आपके जो करंट अफेयर वाले सेक्शन है वो भी कवर होते रहेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट है बाइलिंगुअल अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृति और वर्तमान स्थिति दी गई है, उससे आपको सम्मिलित करना है। वर्तमान अगर हम बात करें आहड़ बनास संस्कृति, यह वर्तमान समय में कहाँ पे है? बनास आहड़ संस्कृति की अगर हम बात करें तो यह है आपकी महाराष्ट्र में, यह महाराष्ट्र में है बनास आहड़ संस्कृति। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत एक सेकेंड, बनास आहड़ संस्कृति जो है यह महाराष्ट्र नहीं राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। और इसके अंतर्गत जो है आहड़ आता है, गिलिंद आता है, ठीक है। और यह बनास नदी घाटी में स्थित है और यह जो है तांबे के औजारों और काले जो मृदभांड है उसके लिए महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। यहाँ से मतलब इसके साक्ष्य मिले हैं। जौरवे संस्कृति की बात करें, जौरवे संस्कृति है महाराष्ट्र में, जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है और यह महाराष्ट्र की एक इम्पॉर्टेंट ताम्रपाषाणिक संस्कृति है जो महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर जो विदर्भ वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसको देखने को मिलता है। और इसका जो नाम है अहमदनगर के जौरवे नामक के स्थान पर किया गया था, ठीक है। और दायमाबाद, इनाम गांव जैसे बड़ी जो बस्तियां हैं इसको केंद्र के लिए, इसके केंद्र के लिए भी जाना जाता है जो अच्छी तरह से विकसित आवास क्षेत्रों का संकेत देती हैं, ठीक है। तो जौरवे संस्कृति कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आहड़ बनास संस्कृति, गिलुंद हो गया, ये सभी जो है राजस्थान में है। उसके बाद है आपका कायथा। कायथा की बात करें तो यह आपके मध्य प्रदेश में है, कायथा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यह चंबल नदी पर स्थित एक मध्य भारत की सबसे पुरानी ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। और इसकी अगर हम बात करें, कायथा जिला है, यह उज्जैन के आसपास वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। गेरुए रंग के मृदभांड की जो संस्कृति है यह कहाँ पे पाई गई है? गेरुआ मृदभांड, जिसे गैरिक मृदभांड भी कहा जाता है या इसे ओशीपी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह आपके उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके जो स्थल हैं यह उत्तर प्रदेश से मिले हैं और मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। विशेषकर ऊपरी गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहां से इसके बारे में हमें जानकारी मिली है, कह सकते हैं कि इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसकी जो उपस्थिति है ऐसा नहीं है कि बस उत्तर प्रदेश में मिले हैं, इसके साथ साथ राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी इसकी उपस्थिति प्राप्त हुई है, ठीक है। मतलब वहां से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो आहड़ बनास संस्कृति है राजस्थान में है, जौरवे संस्कृति है महाराष्ट्र में, कायथा है मध्य प्रदेश में और गैरिक या गेरुए रंग की मृदभांड की जो संस्कृति है ये उत्तर प्रदेश में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1432, 1432। भारत में मध्य पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पाषाण काल की विशेषता सूक्ष्म पाषाण औजारों का उपयोग और शिकार संग्रह से कृषि की ओर परिवर्तित हुआ। पशुओं को पालतू बनाना और अस्थायी जीवन की शुरुआत मध्य पाषाण युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में दोनों विकल्प सही हो जाएगा। मध्य पाषाण काल भारत में अगर मध्य पाषाण काल के समय को हम देखें तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व के काल को भारत में मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। और यह जो है नवपाषाण युग के बीच एक संक्रमणकालीन चरण की क्या करता है? चिन्हित करता है। जो मध्य पाषाण काल है यह पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच एक संक्रमण क्षेत्र था, ठीक है। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन था जो संक्रमणकालीन था। मध्य पाषाण युग को सूक्ष्म पाषाण उपकरण के प्रयोग से परिभाषित भी किया जाता है। जो चॉर्ट, क्वार्ज जैसे जो छोटे पत्थर होते थे उनसे जो है ज्यामितीय आकार के जो छोटे छोटे औजार हैं, माइक्रोलिटिक टूल्स जो है वो बनाए जाते थे। इस चरण के दौरान समुदायों ने खानाबदों से शिकार एकत्रित किया। प्रोटो कृषि प्रथाओं में क्रमिक बदलाव देखने को मिला था। खास करके इसके बाद के चरण में यह विशेषता बहुत तेजी से विकसित हुई थी। उसके साथ साथ पशुओं, विशेष रूप से कुत्तों और मवेशियों का इस समय वर्चस्व था। जैसे आपको इसकी जो साक्ष्य मिलेंगे बागौर राजस्थान से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से कुछ मध्य पाषाण या कह सकते हैं कि मध्य पाषाणकालीन स्थल के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं और उसके साथ साथ पशुओं के अवशेष भी मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो है सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? आलमगीरपुर, हुलास,
बरगांव या फिर कुंतासी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंतासी या उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी जो सिंधु घाटी स्थल है आलमगीरपुर मेरठ में है, हुलास और बरगांव, ये सभी कहाँ पे है? ये सभी जो है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट स्थल हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जैसे आलमगीरपुर आपका कहाँ पे है? मेरठ में है, आलमगीरपुर है मेरठ में। हुलास की अगर हम बात करें, हुलास है सहारनपुर में, सहारनपुर में। और बरगांव जो है ये भी आपके सहारनपुर में है, ठीक, ये भी सहारनपुर में है। बाकी अगर हम बात करें कुंतासी, कुंतासी जो है यह आपके गुजरात में है, ठीक, कुंतासी है गुजरात में। तो इसका जो सही आंसर है यही हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंतासी आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी आलमगीरपुर, हुलास और बरगांव ये तीनों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट स्थल हैं और ये तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं वर्तमान समय में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु मुहरों की उपस्थिति और मेलुहा का उल्लेख करने वाले मेसोपोटामिया के ग्रंथों से दोनों क्षेत्रों के बीच समुद्री व्यापार का सुझाव मिलता है। हड़प्पा व्यवस्था में मानकीकृत वजन और माप की कमी एक बड़ी चुनौती थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है हड़प्पा अर्थव्यवस्था में मानकीकृत वजन और माप की कमी एक बड़ी चुनौती थी। कमी नहीं है, यहाँ पे जो है मानकीकृत वजन और माप की एक उचित या कह सकते हैं कि विकसित व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। जो 2 के गुणज में 2, 4, 8 और 16 इसके गुणज में जो है माप की एक प्रथा कह सकते हैं। हड़प्पा वासियों ने जो बाइनरी पद्धति है, दशमलव पद्धति है, इस आधार पर मानकीकृत वजन और माप की एक अच्छी विकसित प्रणाली का विकास किया था जिसकी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। चट से बने घनाकार वाटों का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग होता था। तो ऐसा नहीं है कि इसका अभाव था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यह पूर्ण रूप से विकसित था। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर यह है। यजुर्वेद के कितने प्रमुख भाग हैं? 2, 4, 3 या फिर 5? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद जिसे वाजस्नेयी या माध्यमी या कंड पाठ के साथ इसे जाना जाता है, वाजस्नेयी संहिता। और कृष्ण यजुर्वेद इसके अंतर्गत तैत्तिरीय आ जाता है, कथक, मैत्रायणी और कपिस्थल। ये सभी जो भाग हैं किसके हैं? ये सभी कृष्ण यजुर्वेद के पाठ हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत वाजस्नेयी संहिता आता है, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्तिरीय, कथक, मैत्रायणी और कपिस्थल, ये तीनों संहिताएं जो हैं कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। और यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में बहुविवाह और विधवा विवाह प्रचलित था। अथर्ववेद में ऐसे श्लोक हैं जो लड़कियों के जन्म की निंदा करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के दौरान समाज में बढ़ती जटिलताओं को देखा गया था और समाज में एक वृहद स्तर पर स्तरीकरण और कर्मकांडों में भी वृद्धि देखने को मिली थी। उसके साथ साथ उच्च वर्गों के बीच बहुविवाह और आम बात बन गई थी। विधवा पुनर्विवाह अभी भी कुछ संदर्भ में सामाजिक रूप से स्वीकार किया गया था। अथर्ववेद अनुष्ठान और आकर्षण का यहाँ पे भंडार देखने को मिलता है। समाज प्रतीकात्मक मानदंडों पर आधारित था। लड़कियों का जो जन्म है उसे क्या कहा जाता था? उसको जो है गलत माना जाता था, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि कपड़े सहित पूर्ण त्याग के बिना मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। श्वेतांबर संप्रदाय का कहना है कि वस्त्र पहनने वाले भिक्षुओं द्वारा भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जब तक कि वे अनासक्ति का अभ्यास करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो वस्त्रों का भी त्याग करते थे, मतलब यह निर्वस्त्र रहते थे, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबरों का मानना था कि कपड़ों का भी पूर्ण त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और श्वेतांबर संप्रदाय का मानना था कि वस्त्रों का त्याग करना कोई जरूरी नहीं है, जब तक कि वे अनासक्ति का अभ्यास करते रहेंगे वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। बिना पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें संघ या मठवासी आदेशों में शामिल होने वालों के लिए नियम और कानूनों का उल्लेख किया गया है। उल्लिखित नियमों के अनुसार एक भिक्षु बिना किसी प्रतिबंध के परिवार के निवास में दिए गए भोजन की किसी भी मात्रा को स्वीकार कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। देखिए, बिना पिटक की अगर हम बात करें
तीन पीटकों को बौद्ध धर्म के अंतर्गत तीन पीटकों में बौद्ध धर्म को विभाजित किया गया है, ठीक है, जिसमें पहला है आपका विनय पीटक। विनय पीटक जिसमें बौद्ध समुदाय अर्थात संघ में भिक्षुओं और जो भिक्षुणियों होती थी इनके लिए नियम बनाए गए हैं कि इनके लिए नियम क्या होंगे और कैसे यह रहेंगे, ठीक। जो सुत्त पीटक है इसमें बुद्ध के भाषण, उनकी जो शिक्षाएं हैं उसका संकलन किया गया है सुत्त पीटक में। अभिधम्म पीटक यह बौद्ध धर्म के दर्शन और जो गहरी चर्चाएं हैं उसका उल्लेख किया गया अभिधम्म पीटक में। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, परिवार में निवास करने वाले एक भिक्षु यदि वांछित हो तो 2 या 3 कटोरी केक या पका हुआ अनाज भोजन स्वीकार कर सकता है। 2 या 3 से अधिक कटोरी स्वीकार करने के लिए स्वीकारोक्ति की आवश्यकता होती है। 2 या 3 कटोरी स्वीकार करने और निवास को छोड़ने के बाद भिक्षु को उन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ साझा करना चाहिए, इसे उचित अभ्यास माना जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा। पहले में दूसरे में क्या कह रहा है कि उल्लिखित नियमों के अनुसार एक भिक्षु बिना किसी प्रतिबंध के परिवार के निवास में दिए गए भोजन की किसी भी मात्रा को स्वीकार कर सकता है, यह गलत है। देखिए, जैसे अगर इसे किसी भी परिवार से, किसी भिक्षु को किसी परिवार से 2-3 कटोरी खाद्य पदार्थ मिलते हैं तो उसे यह बिना अनुमति के स्वीकार कर सकता है, लेकिन उससे अधिक अगर इसे प्राप्त करना है तो उसके लिए अनुमति अनिवार्य होती थी, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। प्राचीन भारतीय समाज में गृहपति किसे कहा जाता था? प्राचीन भारतीय समाज में गृहपति किसे कहा जाता था? परिवार और संसाधनों को नियंत्रित करने वाले घर का जो मुखिया होता था उसे गृहपति, गृह मतलब गृह हो जाएगा और पति मतलब इसका स्वामी, ठीक है। तो अर्थात परिवार का जो मुखिया होता है, ठीक। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में अग्रहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अग्रहार जो कि एक प्रकार का कर था, इसका ये उल्लेख जो किया गया किसमें किया गया है? ब्राह्मणों को दिया गया राजस्व मुक्त भूमि जो होती थी, ब्राह्मणों को जो राजस्व मुक्त भूमि दी जाती थी अनुदान में, उसे अग्रहार भूमि कहा जाता था प्राचीन भारत में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में अग्रहार एक राजा द्वारा ब्राह्मणों को दी गई भूमि की एक टुकड़े को संदर्भित करता है और यह आमतौर पर राज्य को भू राजस्व या फिर अन्य करों का भुगतान करने के दायित्व के बिना दिया जाता था, ठीक है। मतलब इसके बदले में जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दी जाती थी, इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं लगाया जाता था, ठीक है। यह ब्राह्मणों के भरण पोषण और अपने धर्म की उन्नति और उसका विकास करने के लिए उस समय के जो राजा होते थे उनके द्वारा ब्राह्मणों की भूमि जो है अनुदान के रूप में दी जाती थी। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कुछ महाजनपद दिए गए हैं और राजधानी, जैसे गांधार की राजधानी कहाँ पे थी? गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मत्स्य की राजधानी कहाँ पे थी? मत्स्य की राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी थी विराटनगर और कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर, ठीक है। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निगम शब्द का सही रूप से वर्णन करता है? मौर्य सम्राटों द्वारा चट्टाने स्तंभ पर अंकित एक शाही शिलालेख, बौद्ध संघों से जुड़ी एक मठवासी बस्ती, मंदिर निर्माण में संलग्न कारीगरों का एक समूह, एक बाजार, शहर या व्यापार केंद्र जो शिल्प आधारित गांवों से विकसित हुआ था। अग्रहार जो है, निगम जो है, यह किसे संदर्भित करता है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक बाजार, शहर या व्यापार केंद्र जो शिल्प आधारित गांव से विकसित हुआ था या होता था उसे निगम कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निगम को उन बाजार या शहरों के रूप में संदर्भित किया जाता था जहां माल की खरीद बिक्री होती थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि निगम उन गांवों से विकसित हुआ है जो मृदभांड, बढ़ईगिरी या नमक बनाने जैसे विशेष शिल्प के लिए जाने जाते थे। निगम की आर्थिक भूमिका की पुष्टि निगम शब्द वाले सिक्कों की खोज से भी होती है जो खनन और व्यापार से उनकी भूमिका को दर्शाता है, ठीक है। तो निगम जो है एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक, या कह सकते हैं कि जहाँ पे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं आयात निर्यात होता था उसे निगम के रूप में संदर्भित किया गया था। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। कुछ शिलालेख दिए गए और सामग्री, जैसे स्तंभ शिलालेख फर्स्ट, इसके पहले भी इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को याद होगा। स्तंभ शिलालेख फर्स्ट में किसका उल्लेख किया गया है? स्तंभ शिलालेख फर्स्ट की अगर हम बात करें, स्तंभ शिलालेख फर्स्ट की अगर हम बात करें, अशोक का स्तंभ आमतौर पर चुनार, बलुआ पत्थर जैसे जो सामग्री है उनसे तैयार किया गया था। स्तंभ शिलालेख फर्स्ट, इसमें अशोक ने अपने लोगों के कल्याण और सुरक्षा के लिए अशोक की जो प्रतिबद्धता है उसका उल्लेख करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है पहले का वो हो जाएगा आपका तीन। अशोक का लोगों के सुरक्षा का सिद्धांत या कह सकते हैं उनके प्रति प्रतिबद्धता
लोगों के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता। स्तंभ शिलालेख जो 2 है, इसमें नकारात्मक कार्यों को कम करने, कई गुणों की खेती और करुणा, उदारता, सच्चाई एवं पवित्रता जैसे जो गुण हैं उन पर जोर दे करके धम्म को परिभाषित किया गया है स्तंभ शिलालेख 2 में। ठीक है, तो अशोक का जो धम्म नीति है इसका उल्लेख शिलालेख 2 में किया गया है। शिलालेख जो 4 है इसमें किसका उल्लेख किया गया है? शिलालेख 4 की अगर हम बात करें, इसमें अशोक के प्रशासन में अधिकारियों के एक वर्ग अर्थात रज्जुकों की नियुक्ति की गई है, जिनका मुख्य कर्तव्य क्या था? जिनका मुख्य कर्तव्य था कि अशोक के साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इस रज्जुकों की नियुक्ति का उल्लेख जो है शिलालेख 4 में किया गया है। और एडिक्ट 5 जो है इसमें पशुओं और पक्षियों की सूची जिन्हें कुछ दिनों में नहीं मारा जा सकता है। ठीक है, इसमें जैसे अशोक ने कुछ निर्देश दिए थे कि इन दिनों के संदर्भ में इस दिन में किसी भी पशु की बलि नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसका उल्लेख जो किया गया है आपका स्तंभ एडिक्ट 5 में इसका उल्लेख किया गया है। सही आंसर इसकी अगर हम बात करें वो हो जाएगा 3, 2, 1, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अशोक के स्तंभ शिलालेख खास करके जो आपका जो मौर्य काल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो मौर्य काल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं उसे अच्छे से सॉल्व किया करें। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली, स्वर्णगिरी मौर्य काल के दौरान सुदृढ़ प्रशासनिक नियंत्रण के साथ प्रमुख प्रांतीय केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य की भौगोलिक सीमा में पूरी तरह से समान प्रशासनिक व्यवस्था थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला तो सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य की भौगोलिक सीमा में पूरी तरह से समान प्रशासनिक व्यवस्था थी। यह बात बिल्कुल गलत है। देखिए जो केंद्रीय स्तर पे प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत उच्च थी। ठीक है, और जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते थे प्रशासनिक व्यवस्था में गिरावट देखने को मिलता था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में गिरावट देखने को मिलता था। मौर्य साम्राज्य के भौगोलिक सीमा में पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था समान थी, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ए है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शक युग जो 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, प्राचीन भारतीय सिक्कों में उपयोग किया जाता है और वर्तमान में भी एक अप्रचलित ऐतिहासिक युग है। केवल पुरातात्विक तिथि निर्धारण में उपयोग किया जाता है। भारतीय गणराज्य का आधिकारिक कैलेंडर है या फिर केवल धार्मिक अनुष्ठानों में इसका पालन किया जाता है। जो आपका शक संवत है 78 ईस्वी का, इसका वर्तमान समय में जो उपयोग है किस संदर्भ में किया जाता है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारतीय गणराज्य का वर्तमान समय में यह आधिकारिक कैलेंडर है और इसे 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आने वाला वह चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन था जिसने बौद्ध पांडुलिपियों को एकत्र किया था? वेनसांग, एतसिंग, फायान या फिर शांगयुन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा फायान। यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था और इसने फोक्यूकी में भारत का उल्लेख किया है। ठीक है, इसके द्वारा एक किताब की रचना की गई थी जिसका नाम है फोक्यूकी और इसमें इसने भारत का उल्लेख करता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, यह भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। प्राचीन भारत में गुप्त वंश बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करने के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्हें कहा जाता था स्वर्ण, दिनार, रुपयक या फिर निष्क। इसका सही आंसर क्या है? गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे उस समय सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? उसे दिनार कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन के दक्षिणी विस्तार को नर्मदा नदी के किनारे पर हराकर रोकने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? नरसिंह वर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम या फिर राजेंद्र चोल? इसका सही आंसर भी है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ भूमि के प्रकार दिए गए हैं और क्षेत्र विवरण दिया गया, उसे आपको सुमेलित करना है। कुरिंजी भूमि जो थी इसे क्या कहा जाता था या किस भूमि को कुरिंजी भूमि कहा जाती थी? और पहली बात तो इन भूमियों का जो उल्लेख है वो किस में किया गया है? इन भूमियों का उल्लेख जो है तोलकाप्पियम, जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी, उसमें जो है इसकी जानकारी हमें मिलती है। उसमें इसकी जानकारी मिलती है जिसमें भूमि को 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। ठीक है, भूमि को 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। कुरिंजी भूमि जी थी। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र की भूमि को, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र की भूमि को कुरिंजी भूमि कहा जाता था। ठीक है, कुरिंजी भूमि। मूल्य की बात करें, यह वन एवं पशुपालन क्षेत्र था, अर्थात पशुओं को चराने के लिए और जो वन वगैरह थी उस भूमि को जो कहा जाता था मूल्य कहा जाता था। ठीक है, तो जो कृषि भूमि थी उसे मूल्य कहा जाता था। मरुदम किसे कहा जाता था? उपजाऊ एवं कृषि
एक सेकेंड, मुल्ला जो है देहाती वन क्षेत्र था, ठीक है, और कृषि भूमि को मरुदम कहा जाता था, मरुदम कहा जाता था कृषि भूमि को। नेथल की बात करें, तटीय क्षेत्र, जो समुद्री तटीय क्षेत्र वाली भूमि थी उसको नेथल कहा जाता था। और एक भूमि और थी जिसे पालय कहा जाता था, पालय। और यह भूमि कौन थी? यह मरुस्थलीय भूमि थी, मरुस्थलीय भूमि को पालय कहा जाता था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 3 4 2 1 ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। कुरिंजी पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र की भूमि को कुरिंजी कहा जाता था। मुल्लय वन एवं पशुपालक वाले क्षेत्र भूमि को मुल्लय। मरुदम उपजाऊ एवं कृषि योग्य भूमि को मरुदम कहा जाता था। नेथल कहा जाता था तटीय क्षेत्र एवं समुद्री भूमि को। और पालय कहा जाता था शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को पालय कहा जाता था, ठीक है। और इसका उल्लेख किस में किया गया? तोलकाप्पियम में, जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी, ठीक। सही आंसर इसका टी है, ऑप्शन डी। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ शासक दिया गया और उसके शासन काल की अवधि दी गई है, उससे आपको सम्मिलित करना है, उससे आपको सम्मिलित करना है। आदित्य वर्मन, आदित्य वर्मन की अगर हम बात करें, इनका जो समय है 871 से 906 ईस्वी तक माना जाता है। राजराज प्रथम, राजराज प्रथम का जो समय है 985 से 1014 ईस्वी तक था। राजेंद्र प्रथम का 1014 से 1044 ईस्वी। और कुलोतुंग प्रथम 1070 से 1122 ईस्वी। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य शासक किसी भी युद्ध में चेरों को पराजित करने में कभी सफल नहीं हो सके। इस पांड्य वंश के अंतिम शासक मारवर्मन राजसिंह तृतीय चोल राजा परातंग प्रथम द्वारा पराजित किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत है, ठीक है। पहला गलत क्यों है? देखिए, अरिकेसरी मारवर्मन जो लगभग 670 से लेकर के 710 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। यह एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है पांड्य शासक थे। और इन्होंने चेराओं, जो चेर शासक थे, इन पर बहुत सारे विजय किए थे, ठीक है, बहुत सारे विजय किए थे, जिसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं है कि पांड्य शासकों ने चेरों को कभी पराजित नहीं किया था, चेरों को पराजित किया था और इसकी हमें जानकारी मिलती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों के जीवन का जो उल्लेख है करने वाला कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना की गई थी भद्रबाहु द्वारा। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी, ठीक है। और यह मुख्य रूप से श्वेतांबर संप्रदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से इसे एक माना जाता है। और इसमें महावीर एवं अन्य जो तीर्थंकर है, इनके जीवन वृत्तांत का उल्लेख किया गया है। सही आंसर यह है। गुप्त काल में गैर कृषि भूमि के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? क्षेत्र, खील, बस्ती या फिर उड़। गुप्त काल में जो गैर कृषि भूमि थी उसके लिए किस शब्द का उल्लेख किया जाता था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो गैर कृषि योग्य भूमि थी उसे गुप्त काल में खील के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। और इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है? इसकी जानकारी हमें जो अमर सिंह के द्वारा रचित है अमरकोश, अमर सिंह के द्वारा जो रचना की गई है अमरकोश की, इसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। और अमरकोश में मिट्टी के 12 प्रकारों का उल्लेख भी किया गया है, ठीक है। और इसमें कृषि के क्षेत्र में गहन ज्ञान रखने के संदर्भ में मिट्टियों का उल्लेख किया गया है, कृषि क्षेत्रों का विभाजन किया गया है, ठीक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें मुख्य रूप से जो आपकी मिट्टी है इसका उल्लेख किया गया और 12 प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख मिलता है। उर्वरा जो उपजाऊ भूमि हुआ करती थी, ऊसर, सूखी भूमि को ऊसर कहा जाता था। मारू, सूखा जो क्षेत्र था उसे मारू कहा जाता था। अप्रहत, बिना जुताई का जो क्षेत्र था उसे अप्रहत कहा जाता था। और सद्वला या घास वाला जो क्षेत्र था, मतलब कह सकते हैं कि पशुओं के चारण के लिए जो क्षेत्र था, जो घास भूमियां थी, उसको कहा जाता था साद्रला। पंकिला भूमि, जो कीचड़ से ढका क्षेत्र था उसे पंकिला भूमि कहा जाता था। जलप्रय मनुपम, जलप्रय मनुपम जो है यह जल के निकट वाली भूमि को कहा जाता था। कच्चा कहा जाता था दलदली भूमि को। सरकार, सरकटी, ये भी कुछ भूमि के प्रकार थे। उसके साथ साथ नदी मातृका, नदी से सिंचित जो भूमि थी जिसकी सिंचाई नदियों के माध्यम से की जाती थी उसे नदी मातृक भूमि कहा जाता था। देव मातृक भूमि, जिस भूमि की सिंचाई वर्षा के माध्यम से किया जाता था उसे देव मातृक भूमि कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल में उनका जो है डिस्कशन इसलिए किया जा रहा है कि उनसे रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें वो अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो भी सॉल्व कराए जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि यह उर या जो आपका खिल भूमि है यह एग्जाम में पूछ ही ले, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि इस जो खिल भूमि है, ये जो गुप्त काल में जो भूमियों का उल्लेख किया गया है, जो कृषि क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, किस में किया गया है? तो याद रखिएगा, अमरकोश में किया गया है। ये भी पूछ सकता है
कि अमरकोश में कितने प्रकार की भूमियों का या कितने प्रकार की मृदाओं का उल्लेख किया गया, तो याद रखिएगा 12 प्रकार की मृदाओं भूमियों का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो इसलिए डिस्कशन किया जा रहा है ताकि जो है जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है अच्छे से सॉल्व कराया जाए और उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक, बाकी जो लोग प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस में सारे प्रैक्टिस सेट जो इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं वो सारे प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर वाले जो सेक्शन है उसे भी प्रॉपर वहाँ पे अपलोड किया गया है और वहाँ पे लोग ज्वाइन करके अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई हेड स्पेस की लड़ाई, इसे हेड स्पेस कहिए या हाइडेफेसस की लड़ाई कहिए, यह किस भारतीय शासक और सिकंदर महान के बीच में लड़ा गया था, जिसे हाइडेफेसस का युद्ध मुख्य रूप से कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और यह 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था झेलम जिसे उस समय जो है हेड स्पेस नदी के नाम से जाना जाता था, यह जो है इसके तट पर लड़ा गया था। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष ने सहिष्णु धार्मिक नीति अपनाई और विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया। यद्यपि शुरू में वह शैव मत का अनुयायी था, बाद में वह महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। स्टार्टिंग में जो हर्षवर्धन है वह शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है, भगवान शिव का उपासक था, लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। सही आंसर इसका सी है। बौद्ध धर्म के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में देखिए। क्षणिकवाद का सिद्धांत कहता है कि सभी तत्व क्षणिक के सापेक्ष और परस्पर निर्भर होते हैं, और अनात्मा का सिद्धांत अस्थायी और अपरिवर्तनीय आत्मा की धारणा को अस्वीकार करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। क्षणिकवाद अर्थात जो भी है वो सब क्षणभंगुर है, एक समय के बाद सभी का विलोपन हो जाता है। अनात्मा अर्थात ये सभी, अनात्मा का तात्पर्य क्या है? अनात्मा का मतलब है अनात्मवादी, ये सभी जो है अनात्मवादी हैं। ठीक है, और प्रकृति में इनका जो अस्तित्व है वह क्षणिकवादी, मतलब कुछ समय के लिए है और एक समय के बाद ये सभी विलुप्त हो जाते हैं, ऐसा बौद्ध धर्म का मानना है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का मानना है। सही आंसर सी हो जाएगा। कुछ वैदिक नाम और आधुनिक नाम दिए गए, उससे सुनिश्चित करना है। सिंधु का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु को प्राचीन काल में इंडस के नाम से जाना जाता था। वितस्ता को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता की अगर हम बात करें तो वितस्ता जो है प्राचीन काल में इसे हम जानते थे झेलम, झेलम को प्राचीन काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। अस्कनी का वर्तमान समय में नाम है चिनाब और विपाशा का व्यास है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ए। नेक्स्ट देखिए, कुछ बंदरगाह दिए गए और क्षेत्र दिया गया। सोपारा बंदरगाह कहाँ पे है? सोपारा बंदरगाह की अगर हम बात करें यह पश्चिमी तट पर स्थित है। सोपारा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है और यह जो है अपने व्यापारिक गतिविधियों और बौद्ध अवशेषों के लिए इंपॉर्टेंट था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह यह बंगाल तट प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकाल के समय में एक प्रमुख पूर्वी समुद्री बंदरगाह था, जिसका स्थान जो है बाद में सप्तग्राम ने ले लिया था। इस बंदरगाह का स्थान बाद में सप्तग्राम ने ले लिया था और यह जो है आयात निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो बंगाल में था ताम्रलिप्ति। किलान की बात करें, यह मालाबार तट पर स्थित था बंदरगाह किलान, और नागापट्टनम कोरोमंडल तट पर स्थित था। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, 1, 2, 3, 4 सी होगा। ठीक है, सी होगा 1, 2, 3, 4। पाल वंश के सांस्कृतिक योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल कला शैली ने नेपाल और तिब्बती बौद्ध कला का गहरा प्रभाव डाला। पाल वंश ने संस्कृत का कड़ाई से विरोध किया और केवल पाली एवं प्राकृत को प्रोत्साहन दिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पाल वंश की अगर हम बात करें, पाली और प्राकृत के साथ साथ संस्कृत के भी महान संरक्षक थे। पाल वंश और विक्रमशिला नालंदा के ग्रंथों जैसे प्रमुख जो बौद्ध ग्रंथों की रचना है केवल स्थानीय भाषाओं में ही नहीं की गई है, बल्कि संस्कृत में भी देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पाल वंश के जो शासक थे उनके द्वारा केवल पाली और प्राकृत भाषाओं को कुछ संरक्षण दिया गया था। ठीक है, संस्कृत एवं अन्य जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको भी पालों के द्वारा, जो पाल वंश के शासक थे उनके द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुलाम वंश के बारे में जो चालीसा या तुर्काने चहलगामी है इसके बारे में सही व्याख्या करता है? तुर्काने चहलगामिया क्या था? सुल्तान को सलाह देने वाला 40 प्रतिष्ठित तुर्क कुलीनों का एक समूह था। सही आंसर इसका ये हो जाएगा।
ठीक है। और चालीसा का जो कह सकते हैं कि शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगामी या चालीसा जो दल है इसका गठन किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। और इसे अगर हम बात करें, इसे जो बलबन के द्वारा इसके क्या किया गया था? बलबन ने इसके समाप्त कर दिया था, चालीसा का दमन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था और बलबन ने चालीसा का दमन किया था। सही आंसर ये हो जाएगा। और यह 40 प्रतिष्ठित जो कुलीन वर्ग समूह थे, सुल्तान को जो है सलाह देने के लिए उनका एक समूह था। ऑप्शन ए। त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में देखिए, यह मुख्यतः रणनीतिक नगर कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष किया गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच में हुआ था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। यह जो है कन्नौज पर अधिकार को लेकर के इन तीनों के बीच में, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था, जिसमें अंतिम रूप से प्रतिहार विजयी होते हैं। प्रतिहार अंतिम रूप से विजयी होते हैं। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्ययुगीन काल के दौरान उत्तर भारत में तुर्की विजय को अस्थायित्व प्रदान करने वाला वास्तविक सशक्तिकर्ता माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद गौरी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश तुर्कों द्वारा भारत में स्थापित प्रभुत्व को वास्तविक रूप से सुदृढ़ करने का जो श्रेय है इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया। इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया था। ठीक है, और इसने मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था, दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो भारत में जो मुस्लिम या कह सकते हैं कि तुर्की विजय या जो सल्तनत का भारत में जो मुस्लिम का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, तुर्कों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वह इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। युद्ध के क्षेत्र में भारतीय सेनाओं की तुलना में तुर्क सेनाएं अधिक प्रभावशाली क्यों थी? उनके पास श्रेष्ठ धातु कर्म एवं बारूद था। उनकी जनजातीय संरचना एवं इक्तादारी प्रणाली ने संगठित गतिशील सेनाओं को समर्थ बनाया। वे प्रत्यक्ष युद्ध से बचते थे और मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाते थे। उनकी सेना आकार में छोटी थी, जिससे युद्ध में उनका पता लगाना कठिन होता था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। उनकी जनजातीय संरचना और इक्तादारी प्रणाली ने संगठित गतिशील सेनाओं को समर्थ बनाया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है। बलबन ने सीजदा और पाबोस जैसे दरबारी प्रथाओं की शुरुआत की। उसका उद्देश्य सुल्तान की प्रतिष्ठा एवं श्रेष्ठता को बढ़ाना था। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। यह सुल्तान जो बलबन है, बलबन सुल्तान को सर्वोच्चता पर स्थापित करना चाहता था। इसी के फलस्वरूप इसने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस मतलब झुक करके पांव चूमना, और सिजदा मतलब जो शासक था उसको मतलब सर झुका करके सलाम करना। इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा ही की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को श्रेष्ठ घोषित करना। ऑप्शन ए सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसने उत्तर भारत में ब्रिटिश प्रभाव के अंत को चिन्हित किया। इसने अस्थायी रूप से पूरे भारत पर बाबर का नियंत्रण स्थापित कर दिया। इसने लोधी शक्ति का अंत कर बाबर के लिए उत्तर भारत के द्वार खोल दिए। इसने बाबर द्वारा पूरे दक्कन के तत्काल कब्जे का नेतृत्व किया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसने लोधी शक्ति का अंत किया और बाबर के लिए उत्तर भारत के द्वार खोल दिए। ऑप्शन सी इसका सही है। जब हुमायूं ने आगरा में राजगद्दी संभाली, उस समय निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन थे? कांधार, काबुल और बदख्शा। कौन सा विकल्प इसका सही है? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों क्षेत्र जो है उस समय हुमायूं के अधीन थे जब उसने आगरा की राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, उस समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत काबुल भी था, कंधार भी था और बदख्शा भी था। ऑप्शन डी इसका सही है। मध्यकाल में चीन के साथ फिर से प्रारंभ हुए व्यापार के कारण बंगाल में कौन सा बंदरगाह समृद्ध हुआ था? चटगांव, कोलकाता, ताम्रलिप्ति या फिर ढाका? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये है, चटगांव बंदरगाह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राणा सांगा के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? राणा सांगा उन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राजपूत संघ का नेतृत्व किया था। उन्होंने बाबर को लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत में आमंत्रित किया था। एक बड़ी सेना के बावजूद भी उन्हें बाबर से पराजय का सामना करना पड़ा था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और जो खानवा का युद्ध हुआ था यह 1527 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। 1527 में, जिसमें आपका जो बाबर है इसने राणा सांगा को पराजित किया था।
सल्तनत काल के दौरान दीवाने इंशा का प्राथमिक कार्य क्या था? सल्तनत काल में दीवाने इंशा का प्राथमिक कार्य था शाही पत्राचार का प्रारूप तैयार करना और संचार बनाए रखना, संचार सुविधा जो है इसका विकास करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? अकबर द्वारा जो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? वंशानुगत अभिजात वर्ग प्रणाली की स्थापना करना, सैन्य प्रशासन का केंद्रीकरण करना और सेना को बनाए रखना, मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना, एक नवीन कर प्रणाली लागू करना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन्य प्रशासन का केंद्रीयकरण करना और सेना को बनाए रखना। इसी के उद्देश्य से अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर ये पूछ ले कि अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब की गई थी तो ये भी याद रखिएगा 1571 में इसके द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। मध्यकालीन भारत में रुपया नामक मानक चांदी के सिक्के की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी द्वारा रुपया नामक चांदी के सिक्के की शुरुआत की गई थी जो 178 ग्रेन के बराबर होती थी, 178 ग्रेन के बराबर थी। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ युद्ध हैं और नेतृत्वकर्ता और पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान जो संबंधता है उसे सुमेलित करना है, बताना है कौन सा विकल्प सही है। बैरम खां यह मुगल कमांडर इन चीफ थे। हेमू सूर साम्राज्य के अधीन हिंदू सेनापति। आदिल शाह मुगल सेना का सहयोग करने वाला एक सेनाओं का सहयोग करने वाला एक व्यक्ति था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा। पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है। आदिल शाह की बात करें, आदिल शाह मुगलों का सहयोगी नहीं था बल्कि उसने हेमू को मुगल प्रभाव को चुनौती देने और उत्तर भारत में अफगान प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? हेमू द्वारा। तो सही आंसर ये हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। औरंगजेब के शासनकाल के संदर्भ में देखिए, उसके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा तक पहुंच गई थी। उसके शासन में सिखों और सतनामियों द्वारा क्षेत्रीय विद्रोह देखा गया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। यह औरंगजेब के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। मध्यकालीन भारत के राजपूत राजवंशों के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। सिसोदिया चित्तौड़, कछवाहा उदयपुर, राठौड़ जोधपुर, चौहान अजमेर। कौन जो है राजपूत राजवंश और क्षेत्र सुमेलित नहीं है, यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कछवाहा राजपूत जो थे। कछवाहा की अगर हम बात करें, यह आमेर में थे, आमेर में, ठीक है, न कि उदयपुर में। तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बी गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। अकबर के अधीन मुख्य दीवाने कुल मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार था? सैन्य भर्ती और प्रशिक्षण के लिए, शाही खजाने और खातों का पर्यवेक्षण करने के लिए, न्याय प्रशासन के लिए या फिर खुफिया और जासूसी के लिए। दीवाने कुल अकबर के काल में जो एक महत्वपूर्ण दीवान था, यह किस लिए महत्वपूर्ण या कह सकते हैं किसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी या फिर किसके लिए इसकी नियुक्ति की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाही खजाने और खातों के पर्यवेक्षण के लिए दीवाने कुल की नियुक्ति की गई थी। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? उस्ताद इंशाह, अहमद लाहौरी, मिरक मिर्जा गियास या फिर कासिम खान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिरक मिर्जा गियास द्वारा हुमायूं के मकबरे का यह वास्तुकार था। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। और इसकी अगर हम बात करें, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार मिरक मिर्जा गियास थे, जो कि एक फारसी वास्तुकार थे। और इन्हें इस स्मारकी जो संरचना है इसको डिजाइन करने के लिए हुमायूं की विधवा जो महारानी बेगम थी, उनके द्वारा नियुक्त किया गया था। और 16वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित हुमायूं के मकबरे को भारत में मुगल स्थापत्य का एक अग्रणी उदाहरण माना जाता है, याद रखेगा। और मिरक मिर्जा गियास ने भारतीय तत्वों के साथ फारसी स्थापत्य शैलियों को जोड़ा और एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनाया, जिसमें एक बड़े केंद्रीय गुंबद, चारबाग शैली, बगीचा, जटिल अलंकरण शामिल किए गए थे इसमें। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं बहुत ही बारीकी से इसकी नक्काशियां वगैरह की गई थी। ऑप्शन सी सही है, मिरक मिर्जा गियास। निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति की निर्गुण परंपरा से जुड़े हुए थे? तुलसीदास और सूरदास, कबीरदास, गुरु नानक, रसखान और रामानुज, चैतन्य और मीराबाई। कौन सा इसमें से सही है? कौन निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित थे? इसका सही आंसर भी है कबीरदास और गुरु नानक देव। यह भक्ति की निर्गुण परंपरा से संबंधित है। ठीक है, यह लोग भक्ति की निर्गुण परंपरा से संबंधित है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक परिणाम क्या हुआ?
मुगल नियंत्रण और मजबूत हुआ। मराठों ने पुनः स्वतंत्रता स्थापित की और शीघ्र ही सफल हो गए। गोलकुंडा प्रमुख शक्ति बनकर के उभरा। बीजापुर प्रत्यक्ष रूप से मुगल प्रशासन में बना रहा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर बी है। मराठों ने पुनः स्वतंत्रता स्थापित कर दी और शीघ्र ही यह सफल हो गए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में जब हुई थी उस समय की बात है। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मुगल दरबार में शामिल हुआ था? वशावन दासवंत, मीर सैयद अली और अब्दुल समद है। ठीक है, अब्दुल समद। ठीक है, विचित्र और मंसूर, उस्ताद इंशा और मीर इमाद। कौन हुमायूं के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये दोनों जो है हुमायूं के शासनकाल के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जहांगीर के शासन के दौरान दक्कन क्षेत्र में मुगलों की सत्ता स्थापित हुई थी या स्थित थी? उल्लेखनीय रूप से सशक्त हुई, दक्कन के शासकों के कारण कमजोर हुई, यथावत बनी रही, मलिक अंबर द्वारा समर्थित थी। जहांगीर के शासनकाल की बात की जा रही है। कौन सा विकल्प दक्कन के क्षेत्र के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दक्कन के शासकों के कारण यह कमजोर हो गई थी जहांगीर के समय में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब दक्कन क्षेत्र में जो जहांगीर की पकड़ है वह कमजोर हो गया था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक शहरों एवं इसके संस्थापकों का कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, दीनपनाह की स्थापना जहांगीर ने और शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहां ने की थी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दीनपनाह की अगर हम बात करें, तो दीनपनाह की जो स्थापना है यह जहांगीर ने नहीं, दीनपनाह की स्थापना हुमायूं ने की थी, जहांगीर ने नहीं। ठीक है, दीनपनाह की स्थापना हुमायूं द्वारा की गई थी। ठीक है, हुमायूं द्वारा। बाकी तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, फिरोजाबाद की फिरोज शाह तुगलक ने और शाहजहानाबाद की शाहजहां ने। ऑप्शन सी इसका सही है। 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच हस्ताक्षरित संधि का नाम क्या था? 1665 में जो शिवाजी और मुगल के बीच में संधि हुई थी उसे किस नाम से जाना जाता है? वो जो संधि हुई थी उसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। 1665 में मुगल और मराठा शासक शिवाजी के बीच में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्य रूप से मराठों द्वारा लगाए जाने वाले चौथ एवं सरदेशमुखी की अनुपात को सर्वोत्तम रूप से उल्लिखित करता है? चौथ 1/4 लगता था, सरदेशमुखी 1/8, चौथ 1/3, सरदेशमुखी 1/6, चौथ 1/4, सरदेशमुखी 1/10, चौथ 1/4, सरदेशमुखी 1/6। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथ की अगर हम बात करें तो यह 1/4 था और सरदेशमुखी 1/10। ठीक है, इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में इसे बताया गया था डिटेल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मस्जिद और गुंबद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बहलोल लोदी, शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी या फिर महमूद खिलजी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महमूद खिलजी। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी, जो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद 1206 ईस्वी में अजमेर आए थे और 1235 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु के बाद उनकी कब्र तीर्थ स्थल एक बन गया था और बाद में मोहम्मद तुगलक ने दरगाह का दौरा किया था जिसमें इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और इसके बाद 15वीं शताब्दी में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने उसकी दरगाह के स्थान पर एक मस्जिद और एक गुंबद का निर्माण करा दिया था। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। जैनुल आबिदीन ने कश्मीर में सिकंदर शाह की नीतियों को उलटने के लिए क्या कार्रवाई की थी? सभी हिंदुओं को निजी भूमि पर भू राजस्व का भुगतान करने से छूट दे दिया, जबरन धर्मांतरण पुनः शुरू कर दिया, निर्वासित हिंदुओं को वापस बुलाया और राज्य पदों की पेशकश की, इस्लाम को एकमात्र आधिकारिक धर्म घोषित किया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, निर्वासित हिंदुओं को वापस बुलाया और राज्य पदों पर उन्हें नियुक्त किया। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, जैनुल आबिदीन, जिसे अगर हम बात करें कश्मीर का एक महान शासक था जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, जैनुल आबिदीन को। और यह जो है सिकंदर शाह की असहिष्णु नीतियों के विपरीत जैनुल आबिदीन ने कई दमनकारी जो उपाय थे उसको उलट दिया, हिंदुओं को वापस बुलाया और उन्हें जो है उच्च पद प्रदान किए अपने दरबार में। गैर मुसलमानों पर जो कर लगाए गए थे भेदभावपूर्ण जैसे जजिया उसे हटा दिया। हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए इसने गौ हत्या पर से जो प्रतिबंध था इसको हटा दिया
सॉरी हटा नहीं दिया, गौ हत्या पर प्रतिबंध जो है यह लगा दिया था। ठीक है, जो इसके पहले हटा दिया गया था उसे इसने पुनः बहाल कर दिया। ठीक है, तो मतलब गौ हत्या पर प्रतिबंध पुनः लगा दिया हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए। ठीक है, उसके साथ साथ यह जो है धार्मिक सभाओं में हिंदुओं को भी बुलाता था। ठीक है, जो हिंदू मतलब हिंदू जो साधु संत थे उनको बुलाता था, उनसे भी राय मशवरा लेता था और हिंदू धर्म का जो है सम्मान भी करता था। उसके साथ साथ धर्म यह जो है धार्मिक सहिष्णु शासक था, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करने वाला था और इसकी धार्मिक नीतियों के कारण ही इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। सुल्तान महमूद बेगड़ा के जीवनी राज विनोद के लेखक कौन थे? महमूद बेगड़ा की जो जीवनी है राज विनोद, इसकी रचना किसने की थी? गोविंद गुरु, फरिश्ता, उदयराज या फिर बालादित्य? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयराज ने की थी, ऑप्शन सी। महेंद्र सूरी जिन्होंने खगोलीय उपकरण यंत्रजा का विकास किया, किस शासक के अधीन दरबारी खगोल शास्त्र के रूप में कार्यरत थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, बाबर या फिर हुमायूं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, फिरोज शाह के समय। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमणों के परिणाम को सर्वाधिक सटीक रूप से दर्शाता है या फिर उल्लेख करता है? मंगोलों की निर्णायक हार हुई और उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी थी, यह सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय जो मंगोल आक्रमण हुआ था इसकी बात की जा रही है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। महमूद गवा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की गई थी? विजयनगर क्षेत्र में, काची, पश्चिमी तट पर अर्थात गोवा, कोंकण और मलाबार तट पर? फुट के हिसाब से बताइए सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा विजयनगर क्षेत्र अर्थात काची और पश्चिमी तट अर्थात गोवा में। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य का प्रमुख वजीर जो महमूद गवा था, इसने अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने विजयनगर क्षेत्र के एक हिस्से काची पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर ली थी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसने पश्चिमी तट गोवा और दाभोल पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। कोंकण और मालाबार पर इसके द्वारा अधिकार नहीं किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नयनकारा प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया है? निकोलो डे कोटी, निकोलो डी कोंटी, डोमिगो पायस, अब्दुल रज्जाक या फिर दुआर्तो बारबोसा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा डोमिगो पेस या डोमिगो पायस। ठीक है, डोमिगो पेस और फरनाओ नुनीज, डोमिगो पेस और नुनीज इनके द्वारा जो है 16वीं शताब्दी में ये दोनों भारत आए थे और यह जो है कृष्णदेव राय अच्युत राय के शासनकाल में, जिसमें डोमिगो पायर जो है यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था और जो आपका फरनाओ नुनीज है यह अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था और यह दोनों पुर्तगाली थे। ठीक है, दोनों पुर्तगाली थे और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार नायक या फिर अमर नायक सैन्य प्रमुख थे जिन्हें राजा के लिए एक निश्चित संख्या में सेना रखने के बदले में अमरम नामक भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला के संबंध में देखिए, मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला में मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। उत्तर पूर्व पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल में चित्रकला का आकार बड़ा हो गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए, चित्रकला का जो आकार है यह उत्तर पूर्व पाषाण काल की तुलना में छोटा हो गया था, न कि बड़ा हो गया था। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में बताना है, कौन सा विकल्प सही है? भीमबेटका की अधिकांश चित्रकलाएं मध्य पाषाण युग की हैं। भीमबेटका विंध्याचल पर्वतमाला में भोपाल के दक्षिण में स्थित है और इसे 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प सही हैं। 2003 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 की जो भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र इसका किस युग में निर्माण कराया गया था या किस युग से यह संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शुंग युग से संबंधित है। ठीक है, देखिए गुफा संख्या जो अजंता की गुफा संख्या भित्ति चित्र 9 और 10 है, इसका निर्माण शुंग काल में किया गया था, बाकी सभी गुप्त काल से संबंधित है। और टोटल अगर हम बात करें तो इस गुफा में तो टोटल 30 भित्ति चित्रों का उल्लेख किया गया। 30 जो भित्ति चित्र हैं इनका उल्लेख किया गया, जिसमें से 9 और 10 यह शुंग काल से संबंधित है और बाकी सभी गुप्त काल से। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बाबर मुगल वंश वृक्ष चित्रण के लिए ही बेहजाद को संरक्षण दिया इसने। हुमायूं
इसने फारसी प्रभाव की शुरुआत की और सचित्र एल्बम को प्रोत्साहन दिया। सचित्र जो एल्बम है उसे प्रोत्साहन दिया। शाहजहां ने अमूर्त चित्रकला और इस्लामिक सुलेख है अर्थात कैलीग्राफी को प्रोत्साहन किया और एक यूरोपीय प्रभाव को सख्ती से समाप्त कर दिया। जहांगीर ने प्राकृतिक विषयों के साथ चित्रकला के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। शाहजहां की अगर हम बात करें, शाहजहां ने केवल अमूर्त चित्रकला और इस्लामिक कैलीग्राफी को प्रोत्साहन दिया था और वास्तव में उसने यथार्थवादी चित्र जैसे स्वर्ण रजत का प्रयोग, चमकीले रंगों, यूरोपीय प्रभाव वाले शांत चित्रों को भी इसने प्रोत्साहन दिया था। तो सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यूरोपीय जो प्रभाव है इसे समाप्त नहीं किया, इसे भी इसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित किया, कुछ वास्तुकला संबंधित शब्द हैं और विवरण है। कलश, बात करें अगर हम कलश की, तो मंदिरों के जो शिखर पे कलश होता है, मंदिरों के शिखर पर जो कलश होता है, ठीक है, जो कलश होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, कलश तो प्राचीन धार्मिक या जो महत्वपूर्ण जो वो है कलश, यह कहाँ पे होता था? यह आपके स्तूप के शीर्ष पर छत्राकार संरचना, शिखर के ऊपर चौड़े मुंह वाला सजावटी घड़ा, एकत्र होकर पूजा करने का स्थान। देखिए यह जो कलश है शिखर के ऊपर चौड़े मुंह वाला एक सजावटी घड़ा था। ठीक है, सजावटी घड़ा। और बाकी आपके छात्र की बात करें, छत्र जो है, छत्र या छात्र, यह ऐसे ज़्यादातर आपको छत्र देखने को मिलेगा, छात्र नहीं। ठीक है, छत्र की अगर हम बात करें तो यह स्तूप के शीर्ष पर स्थित छत्राकार संरचना जो राजसत्ता और दिव्य संरक्षक का प्रतीक होता था। ठीक है, स्तूप के शीर्ष पर छत्राकार संरचना हुआ करता था। चैत्य की अगर हम बात करें, चैत्य जो है यह है एकत्र होकर पूजा करने का स्थान था, चैत्र। ठीक है, और एक विहार मिलता है, चैत्य और विहार है। चैत्य यह पूजा गृह था और विहार निवास करने के लिए बनाया गया था। ठीक, अंड की बात करें, यह अर्धवृत्ताकार एक गुंबद था जिसको अंड कहा जाता था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2 1 3 4 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा भोज ने, राजेंद्र चोल प्रथम ने, हर्षवर्धन या फिर राजा भीमदेव प्रथम ने, किसके द्वारा कराया गया था? देखिए मोढेरा के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है यह राजा भीमदेव प्रथम ने कराया था और है कहाँ पे? आपके गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। इसे नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था और इसमें प्राचीन काल का सबसे ऊंचा विमान देखने को मिलता है। इसे राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया था और बाद में होयसल के अधीन इसका विस्तार हुआ। इसे राजराज चोल द्वारा बनवाया गया था और यह अपने ऊंचे विमान तथा एकाश्म शिखर के लिए प्रसिद्ध है। इसे कुलोत्तुंग चोल द्वारा स्थापित किया गया था और मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजेश्वर मंदिर भी जिसे कहा जाता है, जिसका निर्माण राजराज चोल जो चोल वंश के शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और यह चोल वास्तुकला की एक सर्वोत्तम उपलब्धि के रूप में भी इसे देखा जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो यह भारत का पहला मंदिर था जिसमें 2 विशाल गोपुरम मूल रूप से बनवाए गए थे। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक स्तंभ और एकैमेनियन, अशोक स्तंभ और एकैमेनियन स्तंभ दोनों एकाश्म पत्थर से बने थे। एकाश्म पत्थर का मतलब क्या होता है? एकाश्म पत्थर का मतलब होता है कि एक ही पत्थर को काट करके तराश करके स्तंभों का निर्माण कराना। ठीक है, किसी संरचना का निर्माण कराना। और इसमें जो है विभिन्न अलंकरणों से इसे सुसज्जित कराया गया था। मौर्यकालीन स्तंभों की सतह सामान्यतः चिकनी होती थी जबकि फारसी स्तंभों की सतह धारियां या रेखाएं उकेरी जाती थी इस पे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। अशोक स्तंभ मौर्य काल के दौरान बनाए गए थे और वे एक ही पत्थर से तराशे गए एकाश्म पत्थर होते थे जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और शिलालेखों को अंकित कराया जाता था। ठीक है, और बात करें अगर हम तो यह जो है चुनार बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, चुनार बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया जाता था। और एकैमेनियन अर्थात फारसी स्तंभ है, इसके विपरीत अनेक पत्थरों को जोड़ करके बनाए जाते थे और वे एकाश्म नहीं होते थे। तो जो अशोक द्वारा स्तंभ बनाए गए थे वह एकाश्म पत्थर से निर्मित है और एकैमेनियन स्तंभ जो है यह एकाश्म पत्थर से इसका निर्माण नहीं होता था बल्कि बहुत से छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ करके एक स्तंभ तैयार किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि अशोक स्तंभ और एकैमेनियन स्तंभ दोनों एकाश्म पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। अशोक स्तंभ
इसके द्वारा जो स्तंभ बनाए गए हैं अशोक द्वारा वह एकात्म पत्थर द्वारा बनाए गए हैं, जबकि एक कैमेनियन स्तंभ जो मुख्य रूप से फारसी स्तंभ है यह छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ करके बनाया जाता था। सही आंसर भी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में मानव आकृतियों की टेराकोटा अर्थात मृत्तिका मूर्तियां कांस्य और पत्थर की मूर्तियों की तुलना में अधिक यथार्थवादी और परिष्कृत थी। यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, परंतु इससे बनी हुई मुहरों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें, टेराकोटा की मूर्तियां विशेष रूप से मातृ देवी की अपेक्षाकृत कम परिष्कृत और अधिक साधारण देखने को मिलती है। इसके विपरीत जो प्रसिद्ध कांस्य, डांसिंग गर्ल और स्टेटाइट में दाढ़ी वाले पुजारी जैसी मूर्तियां हैं ये अधिक यथार्थवादी प्रतीत होती हैं। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और इसमें हड़प्पा मुहरें स्टेटाइन से बनी होती थी, फिर भी टेराकोटा से बनी मुहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पे गोमेद, चर्ट, तांबा, फायांस, स्वर्ण, हाथी दांत जैसी जो सामग्री हैं उनसे भी मुहरों का निर्माण किया जाता था, उन पर भी नक्काशियाँ की जाती थी। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। डांसिंग गर्ल की प्रसिद्ध तांबे की मूर्ति किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से खोजी गई है? मतलब जो डांसिंग गर्ल मूर्ति है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर मोहनजोदड़ो से? इसका सही आंसर है डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस शहर ने राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 की मेजबानी की थी? देखिए इसकी मेजबानी जो है वो भोपाल द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भोपाल द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। सही आंसर है इसका डी। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नागालैंड की राज्य सरकार ने बीमा योजना को लागू करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौते ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ से करंट अफेयर के सेक्शन शुरू होते हैं। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और नागालैंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने बीमा योजना को लागू करने के लिए, आपदा प्रबंधन बीमा योजना को लागू करने के लिए एक समझौता किया है। ठीक है। पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? बैंकॉक, नई दिल्ली, ढाका या फिर काठमांडू? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में देखिए। भारत के प्रदर्शन के बारे में बताना कौन सा विकल्प सही है? मनु भाकर एक ही ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बन गई। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में 4 पदक जीते, जो किसी भी ओलंपिक खेलों में खेल में उसकी सर्वोच्च संख्या है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, पेरिस ओलंपिक में भारत जो पदक तालिका उसमें 71वें नंबर पे था, और यह जो है 2020 में अपने 48वें स्थान से भारत का जो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, इसके बाद जो है गिरावट देखने को मिला था। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, भारत के द्वारा जो उपलब्धियां कह सकते हैं, पेरिस ओलंपिक में भारत ने जो पदक वगैरह प्राप्त किए थे उसमें लक्ष्य सेन या ओलंपिक में पुरुषों के बैडमिंटन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने और अंततः चौथे स्थान पर रहे थे। मनु भाकर यह ओलंपिक शूटिंग पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, और एकल ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी थी। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और भारत में निशानेबाजी में 3 पदक जीते थे, न कि इसमें क्या कह रहा है कि निशानेबाजी में 4 पदक जीते थे, जो कि गलत है। 3 पदक जीता गया था भारत के द्वारा। ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने नैतिक उल्लंघन के लिए अपने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया? स्लोवाकिया, थाईलैंड, रोमानिया या फिर दक्षिण कोरिया? इसका सही आंसर है बी, थाईलैंड द्वारा। ठीक है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नैतिक कदाचार के आरोप में जो थ्रोथा थावीसन थे, इनको बर्खास्त किया गया था। किस संस्था ने लगातार 6ठे वर्ष राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इंडिया रैंकिंग जो है इसके समग्र श्रेणी में 30 स्थान प्राप्त किया है? ये आपको बताना है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास पहले नंबर पे है। ऑप्शन डी। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में देखिए। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किशोर कुमार द अल्टीमेटम बायोग्राफी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार ऑटम द प्ले को प्रदान किया गया है। ऑटम द प्ले को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आयना द मिरर को दिया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो दिया गया किशोर कुमार द अल्टीमेटम बायोग्राफी अंग्रेजी, पहला सही है। बाकी सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म आयना मिरर हिंदी उर्दू में यह दूसरे नंबर पे।
नहीं था इसका निर्देशक सिद्धांत सरीन थे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ऑटम द प्ले मलयालम में, ठीक है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, बाकी ये दोनों अपोजिट है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के बारे में देखिए। यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना को बदलने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बच्चों को उनकी पसंद के आधार पर सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है। और यह जो योजना है मिड डे मील योजना का पूरक होगा, जो वर्तमान में राज्य के 15,181 स्कूलों में लागू किया जाएगा, ठीक है। और यह जो है मध्याह्न भोजन बदले में नहीं बल्कि इसके पूरक के रूप में इसे इसकी शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ पहले से जो मिड डे मील योजना चल रही है, इससे लाभान्वित होने वाले बच्चों को अब अतिरिक्त पोषण मिलेगा, ठीक है। तो मतलब मिड डे मील तो चलता रहेगा, उसके अलावा जो है इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है, जिससे कि बच्चों को और पोषण युक्त भोजन और कम से कम सप्ताह में एक बार उन्हें अंडा या फिर कोई फल जो है उन्हें दिया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के बारे में देखिए। भारतीय दल के सेफ्टी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दीपा मलिक, गुरशरण सिंह, सत्यप्रकाश सांगवान या फिर राजेश तोमर? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। इन्हें जो है सेफ्टी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया था पेरिस पैरालंपिक में। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला कौन सा एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? एशिया का पहला हवाई अड्डा जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त किया है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? केन्या, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया या फिर घाना? इसका जो सही आंसर अभी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP 2024 के बारे में देखिए। पहली बार 2024 में इसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सहित मौजूदा विज्ञान पुरस्कारों को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था, जो पद्मनाभन को जीव विज्ञान विशेष रूप से मलेरिया अनुसंधान में उनके आजीवन योगदान के लिए RVP के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ दिवस दिए गए हैं उससे आपको सुनिश्चित करना है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है कब? देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस जो है यह मनाया जाता है 10 अगस्त को, ठीक है। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन ए। हाल ही में प्रमोचित भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड जो रॉकेट है इसका नाम है रूमी फर्स्ट, RHUMI फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन बी। समाचारों में देखे गए भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी का जो ग्लाइड बम है इसका नाम क्या है? शौर्य, गौरव, प्रचंड या फिर अस्त्र? इसका जो नाम है वो आपका गौरव है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका नाम है गौरव और इसे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जो है इसे सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया था और यह 100 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। ऑपरेशनल रेंज 30 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच में है और यह जो है बियॉन्ड वर्जन है और नॉन विंग वर्जन, बियॉन्ड वर्जन जो है यह जो है 1000 किलोग्राम का है और जो नॉन विंग्ड वर्जन है यह 550 किलोग्राम का है, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में प्रतिष्ठित PATA गोल्ड अवार्ड, पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केरल, ठीक है। देखिए, केरल को अपनी पर्यटन अभिनव ऑनलाइन प्रतियोगिता हॉलीडे हिस्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पेटा द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। रोड टू स्कूल परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में इसकी शुरुआत की गई है? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या फिर प्रयागराज? इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर बी है, गोरखपुर में इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश डिजिटल नीति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? नीति के अंतर्गत सरकार को
उन प्रायोजित कंटेंट के विरुद्ध कानून कार्रवाई करने का अधिकार है जो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी या अपमानजनक हो। इस नीति के अंतर्गत इन्फ्लुएंसर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें उनके प्लेटफॉर्मों पर सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर भुगतान की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आंगनबाड़ी केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया था? लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद या फिर कानपुर? इसका स्थापना कहाँ किया गया था? देखिए, इसका जो स्थापना है यह हुआ था गाजियाबाद में। देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज में। प्रयागराज में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SVS पुरस्कार 2024 के संबंध में देखिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है जो शहरों को उनकी वायु गुणवत्ता के आधार पर रैंक करती है। श्रेणी फर्स्ट शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक में सूरत, जबलपुर, आगरा को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है या स्थान दिया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। गिद्ध गणना 2024 जो गिद्धों की संख्या की निगरानी के लिए एक नागरिक विज्ञान पहल है, इसको WWF इंडिया ने निम्नलिखित में से किस मंच के सहयोग से शुरू किया है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, भारत जैव विविधता पोर्टल, ई बर्ड या वर्ड काउंट इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ई बर्ड और वर्ड काउंट इंडिया, ऑप्शन सी सही है। नेक्सस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू AI पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? इसकी रचना की गई है युवाल नोआ हरारी द्वारा, ऑप्शन ए। कौन सा विकल्प इसमें सम्मिलित नहीं है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस और थीम है। विश्व समुद्री दिवस भविष्य की दिशा, सुरक्षा और पहल, ये इसकी थीम है। विश्व पर्यटन दिवस पैटर्न और शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बिल्डिंग बैक बेटर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की अगर हम बात करें तो इसकी थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दिवस की थीम थी शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, अर्थात जो आपका कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस, कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस, ये इसकी थीम थी। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। 2024 में टाइम पत्रिका की AI में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल होने वाले भारत के किस केंद्रीय मंत्री का नाम है? राजीव चंद्रशेखर, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान या फिर निर्मला सीतारमण? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, और इसके साथ साथ एक अभिनेता अनिल कपूर, इन दोनों को शामिल किया गया था, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के बारे में देखिए। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य जनजाति बाहुल गांव और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजाति परिवारों के कल्याण के लिए है। यह योजना 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जनजाति बाहुल गांवों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। कैंसर मूनशॉट पहल के बारे में देखिए। कैंसर मूनशॉट पहल को यूनिसेफ द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर देखभाल को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करके और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देकर कैंसर देखभाल तंत्र को सुदृढ़ करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह एक ऐसा रोग है जिसे बड़े पैमाने पर रोका जा सकता है, फिर भी इस क्षेत्र में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनकर के उभरा हुआ है। ठीक है, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान ने मिलकर के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर देखभाल को बदलने के लिए ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत गर्भाशय ग्रीवा कैंसर अर्थात जो सर्वाइकल कैंसर है इसकी रोकथाम को नियंत्रित करने पर मुख्य रूप से बल दिया गया है। ठीक है, क्या सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। US ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। सारा एरिन और आद्रेवा वावासोरी मिक्स्ड डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली ऑल इटालियन जोड़ी बन गई है। ईगा स्विटेक ने US ओपन 2024 का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा गलत क्यों है? US ओपन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली चौथी खिलाड़ी बनी थी कौन? सिनसिनाटी। ठीक है, सिनसिनाटी
सिंसिनाटी द्वारा यह खिताब जीता गया था। ठीक है, सही आंसर इसका ये है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 के बारे में। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारत एक ही संस्करण में पुरुष और महिलाओं दोनों को स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो आयोजन है बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था। 11वें राउंड में स्लोवाकिया को 3-5 0-5 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता था भारत की पुरुष टीम ने। भारत की महिला टीम ने भी अजरबैजान के खिलाफ 3-5 और 0-5 से जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ठीक है, तो पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है भारत एक ही संस्करण में पुरुष और महिला दोनों को स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला देश नहीं बना है, बल्कि तीसरा देश है। किसके बाद? यह जो है रूस के बाद, रूस और चीन के बाद तीसरा देश बन गया है, ना कि पहला देश है। ठीक है, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं जिन्होंने गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? यह जो है संग्राम सिंह है, ऑप्शन सी। छठवें क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? छठा क्वाड शिखर सम्मेलन डेलावेयर संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मैत्री पहल की शुरुआत की थी। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 के बारे में कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड IEML ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन डी। भारतीय कला महोत्सव के बारे में देखिए। हाल ही में भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत किस नंबर पे है? IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत है 58वें नंबर पे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के बारे में। केरल ने इस सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा 2019 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें केरल राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में इसका जो छठा संस्करण इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है और इसने लगातार दूसरे वर्ष यह उपलब्धि हासिल की है, न कि लगातार तीसरे वर्ष। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स 2024 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केरल को। भारतीय रेलवे की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच चलाया गया है? यह चलाया गया किन दो शहरों के बीच में? देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह जो है अहमदाबाद से भूंज के बीच चलाया गया था। ठीक है, अहमदाबाद से भुंज के बीच में चलाया गया है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वजों के संबंध में देखिए। नए ध्वज में अशोक चक्र, भारतीय संसद भवन और संविधान की प्रस्तावना को दर्शाया गया है। नए ध्वज का अनावरण भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया गया था। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। 1 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था। यह जो कार्यक्रम है भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है अगर हम बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय की वर्षगांठ थी 75वीं, उसी के उपलक्ष्य में इसे जारी किया गया था। इसमें नीला ध्वज नीले रंग का है और इसमें प्रमुख विशेषताएं जो हैं अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारतीय संविधान, इसका जो है अंकन किया गया है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दिया गया है? रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य, आलोक कुमार सिंह और श्याम प्रकाश मौर्य, रविकांत द्विवेदी, सुरेश चंद्र शर्मा, दिनेश पटेल, रविकांत द्विवेदी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य, ऑप्शन ए। WHO द्वारा औपचारिक रूप से कुष्ठ रोगों को समाप्त करने वाला पहला देश कौन से घोषित किया गया है? WHO को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाला WHO द्वारा औपचारिक रूप से कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जॉर्डन। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में देखिए।
उसने भारत में पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का स्थान लिया था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर रणनीतिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा अर्काट पर आक्रमण कर का प्रस्ताव देने का मुख्य कारण क्या था? कर्नाटक की राजधानी की संपत्ति पर कब्जा करना और त्रिचिरापल्ली से शत्रु का ध्यान भटकाना, फ्रांसीसी गठबंधन सुनिश्चित करना, संपूर्ण दक्षिण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिचिनोपोली या त्रिचिरापल्ली कहिए। यहाँ से शत्रु का ध्यान भटकाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट पर आक्रमण करने का क्या किया था? मतलब प्रस्ताव दिया था। ऑप्शन बी। एक्सला सैंपेल की संधि के साथ समाप्त होने वाला वैश्विक संघर्ष कौन था? एक्सला सैंपेल की संधि जो हुई थी किसके बाद में हुई थी? देखिए, एक्सला सैंपेल की संधि के साथ ही जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध था वो समाप्त हो गया था। ऑप्शन बी। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बाद ये हुआ था, ठीक है। और ये एक्सला सैंपेल की संधि कब की गई थी? 1748 में। 1748 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू होने तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के मामलों के बीच कड़ा पृथक्करण था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक राज्य नियंत्रित संस्था थी और अनुदान एवं सब्सिडी के लिए फ्रांसीसी सरकार पर भारी निर्भर थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत हो जाएगा। देखिए, हमने संचालन के शुरुआती चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से पहले भी ब्रिटिश राजशाही के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी और शुरुआत से ही कंपनी और क्राउन के बीच कोई शक्ति पृथक्करण नहीं था, ठीक है। यह बाद में होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। सूरत की संधि 1775 के अनुसार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को अंग्रेजों को दिया गया था? पुणे, अहमदनगर, सूरत, भरूच, सालसेट, बेसिन, मालवा, कोंकण। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सालसेट और बेसिन दिया गया था। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों को सैन्य सहायता के लिए प्रशिक्षित यूरोपीय सैनिक उपलब्ध कराने वाला पहला यूरोपीय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वेलेजली, डुप्ले या फिर हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डुप्ले था। लाहौर की संधि किस युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था? लाहौर की संधि कब की गई थी? लाहौर की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि हुई थी, ठीक है। और कब किया गया था? 1846 में हुआ था लाहौर की संधि। ऑप्शन बी हो जाएगा। डलहौजी के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विलय नीति के तहत अधिग्रहण किसका नहीं किया गया था? अवध, झांसी, नागपुर, जयपुर। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध का। अवध का जो विलय है यह डलहौजी के कार्यकाल के दौरान विलय नीति के तहत अधिग्रहण इसका नहीं किया गया था, ठीक है। इसका जो अधिग्रहण हुआ था कुप्रशासन का आरोप लगा करके इसका विलय किया गया था। अवध का जो विलय है यह विलय नीति के अंतर्गत नहीं था, बल्कि 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगा करके इसका विलय किया गया था, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाकी झांसी, नागपुर और जयपुर इन सभी का विलय जो है, जो विलय नीति है उसके अंतर्गत किया गया था। ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली में से किस प्रणाली के अंतर्गत डामिन एको क्षेत्र को कृषि उपयोग में लाया गया था? रतवाड़ी, महलवाड़ी, तालुकदारी या फिर अस्थाई। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही है, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत। और कार्नवाली द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और 1790 में इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था और 1793 में इसे अस्थायी कर दिया गया था, ठीक है। किसने किया था? कार्नवालिस ने, याद रखिएगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो के इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि जो भी अपडेट हैं, जो आपके PDF वगैरह हैं, वो सब आपको वहाँ पे मिलते रहें, ठीक है। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ से आकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके, जितने अच्छे से होके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं करिए। और यहाँ भी अच्छे से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिससे कि सारे कन्फ्यूजन, आपके डाउट जो हैं वो सब खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, ठीक है। और किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लिया करें। नेक्स्ट देखिए, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना करने वाली पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी रचना किसने की थी? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना रमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ऑप्शन सी। बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निजामत शब्द निम्नलिखित कार्यों में से किसे संदर्भित करता है? निजामत का मतलब क्या था? निजामत शब्द जो है यह पुलिस और न्यायिक कार्य को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी।
1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय सिविल सेवाओं में क्या परिवर्तन लाया गया था? भारतीयों के लिए आरक्षण, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा कंपनी के संचरण का प्रतिस्थापित किया गया, संचरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया, भारतीय राजाओं द्वारा नियुक्त की अनुमति दी गई। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा कंपनी के संचरण को प्रतिस्थापित कर दिया गया। ऑप्शन भी सही है, ठीक है। और ये सभी जो है चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ये सभी प्रावधान किए गए थे। पहले क्या था कि पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की आंतरिक सिफारिशों द्वारा होती थी और यह संरचना गैर दक्षता और पक्षपात को बढ़ावा देती थी। लेकिन अब क्या था, अब जो है एग्जाम के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती करने की बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र कहाँ पे है? सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ था? इसका डेट जो है इंपॉर्टेंट है, 1763 से लेकर के ये 18 ईस्वी तक जारी रहा था। और मिदनापुर विद्रोह की अगर हम बात करें, मिदनापुर विद्रोह जो है कहाँ पे है? मिदनापुर, मिदनापुर बंगाल में है, तो यह बंगाल में ही होगा, ठीक है। और यह जो है 1766-67 में हुआ था, ठीक। और जो मोमोरिया विद्रोह है, मोमोरिया विद्रोह की बात करें तो यह जो है असम जो अहोम साम्राज्य के अहोम साम्राज्य के जो मतलब क्षेत्र थे, या कह सकते हैं कि अहोमों और जो यह अंग्रेज थे इनके विरुद्ध हुआ था। और यह कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1769 से लेकर के 99 ईस्वी तक यह विद्रोह। और बेदनूर विद्रोह हुआ था कहाँ पे? कर्नाटक में। बेदनूर विद्रोह कर्नाटक में हुआ था और यह जो है 1797 से लेकर के 1800 ईस्वी तक जारी रहा था, ठीक। तो इसका सही आंसर 2, 4, 3 एक ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बहादुर शाह दिल्ली में नाम मात्र का सम्राट थे। जनरल बख्त का दिल्ली में सैन्य कमांडर सही है। हेनरी लॉरेंस लखनऊ में ब्रिटिश निवासी। नाना साहब कानपुर में पेशवा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर जॉन सीले की वर्ष 1857 विद्रोह के दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, छोटे रजवाड़ों द्वारा प्रायोजित विद्रोह जिसमें जन समर्थन नगण्य था, अस्थायी सिपाही विद्रोह जिसमें कोई स्वदेशी नेतृत्व नहीं था, लोकप्रिय कृषक विद्रोह। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो जॉन लॉरेंस सीले हैं इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह यह स्वार्थी सिपाही विद्रोह था जिसमें कोई स्वदेशी नेतृत्व नहीं था, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्तित्व 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के पहले बैच में शामिल नहीं थे? केटी तेलंग, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एओ यू या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। क्यों नहीं शामिल थे? इसके पीछे रीजन क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे और 1885 के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि इसका जो अधिवेशन बंगाल में हुआ था, किसका? इंडियन एसोसिएशन का, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन का जो अधिवेशन 1885 में ही कोलकाता में आयोजित किया गया था और यह इसमें भाग लिए थे, ठीक है, जिस वजह से यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का प्रभाव नहीं था? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत, फूट डालो राज करो की नीति का अंत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जातिगत भेदभाव का गहरा होना। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ये नहीं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1857 की बात हो, ये तो 1885 में हुआ था ना, ये तो बहुत बाद में हुआ था, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का एक प्रावधान, एक विशेषता थी? प्रकाशन गृह को बंद करने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती थी, केवल अंग्रेजी प्रकाशनों को निशाना बनाया गया, जिला मजिस्ट्रेट प्रकाशकों की जमानत राशि जब्त कर सकता था, केंद्र सरकार का समाचार पत्र संचालन पर सीधा नियंत्रण था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो सी हो जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाशन को जमानत राशि जब्त कर सकता था या इसमें अधिकार दिया गया था। और प्रकाशन गृह को बंद करने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील नहीं किया जा सकता था, ठीक है, अपील जो है नहीं किया जा सकता था। और केवल अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी को छोड़ करके अन्य भाषा के जो समाचार पत्र थे उन पर गाजगिरी थी, ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय विकास ने क्रिप्स मिशन को भेजने की तत्कालिकता को बढ़ावा दिया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान और भारत पर आक्रमण की जो धमकी है इसने, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। और क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, ये भी याद रखिएगा।
नई तालीम के बारे में कौन सा विकल्प सही? नई तालीम की शुरुआत अक्टूबर 1937 में वर्धा में जाकिर हुसैन समिति द्वारा की गई। नई तालीम का मुख्य विचार था गतिविधि के माध्यम से सीखना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। और 1937 में नई तालीम इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखिएगा। 1859 के नील विद्रोह के संदर्भ में देखिए, दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास ने बंगाल के प्रमुख क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया। सरकार ने विद्रोह का दमन कर दिया और आदेश दिया कि किसान नील उत्पादकों की जमीन पर नील की कृषि करने से मना नहीं कर सकते। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। ठीक है, इसके बाद जो है नील उत्पादन, इससे संबंधित जो है एक क्राइटेरिया का निर्धारण किया गया और जो है जो नील मतलब इतनी कठिन वो जो नील की कृषि करने के लिए जो बाध्य किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया और जो नील मालिक थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कि वह किसी को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय इसके महासचिव के रूप में किसने कार्य किया था? महासचिव किसे बनाया गया था? महासचिव बनाया गया था एनजी रंगा को। एनजी रंगा को महासचिव बनाया गया था। अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और स्वामी साजानंद सरस्वती, इसे जो है स्वामी साजानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया गया था, एनजी रंगा को महासचिव। ऑप्शन बी। बारदोली सत्याग्रह के बारे में देखिए, महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कर वृद्धि के मुद्दे पर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने 1929 में बारडोली जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया। उन्होंने 1928 में बारडोली के दौरान दौरा किया जो इस कारण का समर्थन करने के लिए एक प्रतीकात्मक कदम था। उन्होंने एकजुटता में देशव्यापी सविनय अवज्ञा की घोषणा की। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? बारडोली के बारे में इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उन्होंने 1928 में बारडोली का दौरा किया जो इस कारण का समर्थन करने के लिए एक प्रतीकात्मक कदम था। ऑप्शन सी। इसमें मुख्य भूमिका बारडोली में किसने निभाई थी? जो दादा भाई नौरोजी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी दादा भाई नौरोजी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बारडोली सत्याग्रह के सफलता के बाद वहां की जो महिलाएं हैं उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, सी हो जाएगा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी आपको बताना है। इसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्यसेन के बारे में देखिए, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वह उन कुछ क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें कभी कैद नहीं किया गया। उन्होंने 1930 में बंगाल में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तीसरा सही दूसरा गलत है। इनको गिरफ्तार भी किया गया था और इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, गिरफ्तार करके। तो पहला तीसरा सही दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र प्रकाशन ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद जनरल डायर के समर्थन में एक सार्वजनिक निधि की शुरुआत की थी? किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द मॉर्निंग पोस्ट द्वारा। ऑप्शन सी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऐतिहासिक योगदान के बारे में देखिए, उन्होंने 1936 में दलित वर्गों और औद्योगिक श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के अधिकारों और समस्याओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का शुभारंभ किया। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1943 में बंगाल अकाल से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक था? बंगाल अकाल 1943 में जो पड़ा था उससे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन था? सबसे अधिक कोटाई, तामलुक और ढाका। इसमें इसका जो प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला था। यहाँ पर व्यापक जनमाल की हानि हुई थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान समर्थन आधार के संबंध में कौन सा विकल्प एक सही सम्मिलित है? नाना साहब, अजीमुल्ला राजनीतिक प्रचार में विशेषज्ञ, लक्ष्मीबाई अफगान सैनिक, बहादुर शाह जफर ब्रिटिश प्रशासनिक भारतीय अधिकारी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? देखिए, विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश प्रशिक्षित भारतीय अधिकारियों से समर्थन नहीं मिला था, बल्कि उन्हें पारंपरिक सिपाहियों और नागरिक विद्रोहों द्वारा समर्थन दिया गया था। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। 1930 के धरासन जो नमक सत्याग्रह है, धरासन नहीं धरसना है। ठीक है, धरसना नमक सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया जाना था, लेकिन अंततः सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया क्योंकि गांधी को स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रहों की श्रृंखला में अंतिम था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है।
देखिए 1930 दर्शना नमक सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण अहिंसक विरोध था जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। दर्शना सत्याग्रह महात्मा गांधी को करना था, लेकिन इसका नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने, क्योंकि महात्मा गांधी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस कारण इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है, और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत सत्याग्रहियों की श्रृंखला का अंतिम स्थल नहीं था। इसके बजाय इसने वडाला बॉम्बे, सन्निकट्टा कर्नाटक और उड़ीसा और आंध्र के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में भी अन्य नमक सत्याग्रहों को प्रेरित किया था। ठीक, और इसके बाद वहां पे प्रारंभ हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि यह अंतिम था, दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में। प्रांतीय स्वैच्छा शुरू करने के लिए ब्रिटिश संसद के नेतृत्व में तैयार किया गया था। इसे मुस्लिम लीग से मुसलमानों के बीच समावेशिता विकास करने के लिए अगले जन संघर्ष का नेतृत्व करने के आह्वान के लिए शुरू किया गया था। संवैधानिक योजना तैयार का पहला यह भारतीय प्रयास था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम का परिणाम था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। संवैधानिक योजना तैयार करने का भारतीयों का पहला प्रयास था, ऑप्शन सी है, जिसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है, 1920 के दशक के दौरान वामपंथी राष्ट्रवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख मांगों या विचार थे? पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज, औपनिवेशिक विरोध और सामाजिक न्याय का समन्वय, स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों दोनों की आलोचना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी मजूमदार ने की, और यह अधिवेशन लगभग एक दशक बाद नरमपंथी और गर्मपंथियों के पुनर्मिलन का प्रतीक था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारी षड्यंत्रों के संबंध में जो घटनाएं घटित हुई थी इनको क्रम से लगाना है। अलीपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रेड की हत्या की और कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, चापेकर बंधुओं ने पूना प्लेग, कमिश्नर रेड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की जो हत्या की थी यह किया गया था 1897 में। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र की बात करें, अलीपुर षड्यंत्र हुआ था 1908 में। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र हुआ था। और मेरठ षड्यंत्र जो है यह 1929 में हुआ था। कानपुर बोल्शेविक का स्थापना किया गया था 1924 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 1, 4, 2 ऑप्शन है। भारत रक्षा अधिनियम 1915 के बारे में देखिए। यह अधिनियम केवल प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत प्रांतों पर लागू था और ब्रिटिश बलूचिस्तान और सैंथोल परगना जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को बाहर रखा गया था। अधिनियम ने अधिकारियों को दुश्मन की सहायता करने के संदेह में व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया और यहाँ तक कि कुछ मामलों में मृत्युदंड भी निर्धारित किए गए। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर भी है, दूसरा सही, पहला गलत है। पहला जो है इसका गलत हो जाएगा। देखिए यह जो अधिनियम है स्पष्ट रूप से ब्रिटिश बलूचिस्तान, सैंथोल परगना और अंगुल जिले सहित पूरे ब्रिटिश भारत में विस्तारित था। ठीक है ना, कि केवल इन क्षेत्रों में। 1911 में बंगाल विभाजन के निरस्त्रीकरण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह निरस्त्रीकरण वायसराय हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान हुआ था और इसके बाद बिहार तथा उड़ीसा बंगाल का विलय कर दिया गया। बिहार तथा उड़ीसा का बंगाल में विलय कर दिया गया। विभाजन के निरस्त्रीकरण के उपरांत राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कूट के हिसाब से आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? इसमें क्या कह रहा है कि बिहार और उड़ीसा का बंगाल में विलय कर दिया गया था, जो कि गलत है। इसके बाद जो है बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, न कि विलय किया गया था। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में इल्बर्ट बिल विवाद के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसने असहयोग आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। इसने औपनिवेशिक न्यायिक प्रणाली में नस्लीय भेदभाव को उजागर किया। इसने भारतीय प्रेस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्पष्टता प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। यह बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। इसने औपनिवेशिक न्यायिक प्रणाली में नस्लीय भेदभाव को उजागर किया। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में, और इल्बर्ट बिल विवाद था क्या? देखिए इल्बर्ट बिल विवाद की अगर हम बात करें तो 1883 में रिपन के समय में आया था। रिपन के समय में, और रिपन ने इस बिल के माध्यम से यह करने का प्रयास किया था कि जो उस समय के भारतीय न्यायाधीश थे उनको यह अधिकार देना इस बिल के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से, कि वह भारतीयों के साथ साथ जो भारत में ब्रिटिश नागरिक रह रहे हैं उनसे संबंधित मामलों की सुनवाई भी भारतीय जज कर सकते थे, जिसके बाद
उस समय भारत में जो ब्रिटिश नागरिक रह रहे थे उन्होंने इसका व्यापक विरोध किया कि उनसे संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई भारतीय न्यायाधीशों को करने का अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा विरोध होने के बाद इसे वापस ले लिया गया और यह नस्ली भेदभाव को उजागर किया इसके द्वारा किया गया कि अंग्रेज जो है या ब्रिटिश नागरिक जो है भारतीयों के बारे में क्या सोचते हैं और भारतीयों को इतना निम्न समझते हैं, इतना तुच्छ समझते हैं कि अगर कोई भारतीय न्यायाधीश है तो वह जो है उनसे संबंधित किसी मामले की सुनवाई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सही आंसर याद रखिएगा आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी? भारत में फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई थी। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा 19वीं सदी में, ऑप्शन डी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज आंदोलन का प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसकी अगर हम बात करें, स्वरूप में पुनरुत्थानवादी लेकिन विषय वस्तु में सुधारवादी, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कुछ जनजाति विद्रोह दिया गया और वर्ष दिया गया, उससे आपको सम्मिलित करना है। पहाड़िया विद्रोह की बात करें, पहाड़िया विद्रोह जो है यह कहाँ पे हुआ था? पहाड़िया विद्रोह 1878 में हुआ था। कहाँ पे? जो आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे। ठीक है, चुआर विद्रोह जो है, चुआर विद्रोह हुआ था 1700 आपका, चुआर विद्रोह जो है यह हुआ था आपका 1795 से 1816 ईस्वी तक यह जारी रहा था। ठीक है, 1795 से 16 ईस्वी छोटा नागपुर बिंदापुर वाले क्षेत्र में यह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। संथाल की बात करें, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और कोल विद्रोह 1831 में हुआ था छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, छोटा नागपुर आपका जो सिंह भूमि हजारीबाग वाला क्षेत्र है वहाँ पे। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, 3, 1, 4। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे आकर के ग्रुप में उसके बारे में जो भी जानकारी हो वो दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें।